नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। हर खबर का चैप्टर खुलता है पूरे विस्तार से, ताकि न सिर्फ आपको खबर समझ में आए, बल्कि जब आप उस खबर को देखकर इस पाठशाला से निकलें तो उस खबर के मास्टर हो। ये न्यूज का फैमिली शो है। दादाजी भी देखेंगे, पिताजी भी देखेंगे और पोता पोती भी देखेंगे, इसलिए सब बैठकर देखेंगे, सबको समझ भी आएगा। ये वो पाठशाला है। आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज न्यूज की पाठशाला में कौन कौन सा चैप्टर खुलने वाला है। सबसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी का अचूक गणित समझाने वाली क्लास। वो गणित क्या है, क्यों नरेंद्र मोदी को यह गणित जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है और कैसे वो बार बार इस गणित का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस गणित में मोदी का जो प्रयोग प्लस भरोसा प्लस प्रदर्शन वाला फॉर्मूला है, आज वो भी आपको समझाऊंगा। प्रयोग भी है उसमें, भरोसा भी है और प्रदर्शन, ये तीनों मिलाकर नरेंद्र मोदी ने जो फॉर्मूला क्रिएट किया है, आज आपको न्यूज की पाठशाला में वो भी समझाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का स्कूल दर्शन से मंदिर दर्शन वाला यू टर्न वाला चैप्टर, जो स्कूल की बात करते थे, कैसे आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं यू टर्न लेकर, आज आम आदमी पार्टी का वो चैप्टर भी खोलूंगा। और आखिर में मुगल सीरीज में बाबर के जिहादी युद्ध का चैप्टर 2 जो आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र मोदी गुजरात में जो गणित लेकर आए हैं, जो पॉलिटिकल साइंस है उनका, उस पॉलिटिकल साइंस की क्लास आपको दिखाता हूं। बीजेपी ने 5 मुख्यमंत्री बदल दिए हैं और उन पांचों के चेहरे धामी वहां पर आए। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी गई और विजय रूपाणी जो गुजरात में अब मुख्यमंत्री नहीं रह गए हैं। तो बीते 6 महीने में आधे साल में 5 मुख्यमंत्री बदल गए हैं बीजेपी की तरफ से। और यह अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है, इतने बड़े बड़े बदलाव हुए। अब आपको इसमें एक चीज देखना चाहिए, क्या इसमें नरेंद्र मोदी का गणित है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी सोच, वो आपको समझनी होगी। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि ये जो बदलाव हुए, 6 महीने में 5 मुख्यमंत्री बदले, इतने बड़े बड़े बदलाव हुए, लेकिन क्या कोई ड्रामा आपने देखा कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर हंगामा हो रहा हो? नो, कोई ड्रामा नहीं हुआ। क्या आपने कोई बगावत होते हुए देखी कि भाई इनको हटाया, इनको सीएम बनाया तो पार्टी में बगावत हो जाएगी? नो, कोई बगावत की खबर ही नहीं आई। कोई आपने बयानबाजी देखी कि भाई अगर आपने इनको हटाया, ये ठीक नहीं थे, मुझे बनना चाहिए था, उनको बनना चाहिए था? बयानबाजी? नो, कोई बयानबाजी नहीं। क्या कोई दिल्ली दर्शन के लिए आया विधायकों का दल कि दिल्ली पहुंचकर यहां पर अपनी शक्ति प्रदर्शन किया जाए, किसी को मनाने समझाने की कोशिश की जाए? नो। कोई लॉबिंग हुई कि भाई यहां पर आकर इनको बताएं कि हमारे साथ इतने विधायक हैं, इतने विधायक नहीं हैं, हमको हटाया तो सरकार गिर जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना? नो। ये सब हुआ है 6 महीने में 5 सीएम बदलने पर। इनमें से एक भी चीज नहीं हुआ। यह बीजेपी के अंदर है। और अगर आप कांग्रेस की बात कर लीजिए, यह बेसिक डिफरेंस आपको समझा रहा हूं। देश की 2 बड़ी नेशनल पार्टीज के बीच में, कांग्रेस में पंजाब में सियासी तूफान आया हुआ है। कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलने आते हैं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं। छत्तीसगढ़ में वहां पर आप देखिए भूपेश बघेल और वहां पर अपनी और टीएस सिंहदेव, उन दोनों के बीच अपना चल रहा है। वो अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि वो अपने अपने विधायक लेकर आए थे। कुर्सी बदले ना बदले, उसके पहले हंगामा इतना हो जाता है कांग्रेस के अंदर कि फजीहत ज्यादा होती है। बीजेपी के अंदर यह सब नहीं हुआ। तो एक बेसिक पॉलिटिक्स का डिफरेंस आपको समझा रहा हूं कि क्यों एक पार्टी बढ़ती जा रही है और एक घटती जा रही है, उसकी वजह होती हैं। और आपको दिखाता हूं, पहले अब आपको गुजरात का गणित समझाऊं, जो मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला है वो समझाऊं। उसके पहले भूपेंद्र पटेल ने, जो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। अमित शाह मौजूद हैं, शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद हैं। सबके बीच में इन्होंने शपथ ले ली मुख्यमंत्री पद की। राजभवन में कार्यक्रम था, वहां पहुंचे, शपथ ग्रहण हो गया। आचार्य देवव्रत जो राज्यपाल हैं, उन्होंने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। कई केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह सब आए हुए थे।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आए थे, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे। मतलब कहीं से ये नहीं हुआ, अभी लोगों को यही नहीं पता चल रहा था कि विजय रूपाणी हटे क्यों, और हटे तो बगावत तो नहीं हो जाएगी, लेकिन उसको इवेंट को इतना बड़ा बना दिया गया, इस तरीके से दिखा दिया गया कि सब साथ खड़े हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जो अभी तक कभी मिनिस्टर भी नहीं बने, एक बार के एमएलए, पहली बार एमएलए चुने गए थे, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, और उनके शपथ ग्रहण में कौन कौन आया वो देख लीजिए। और ये वो बीजेपी है, जिस बीजेपी की बात कर रहा हूं, ये वो बीजेपी है जहां पर अगर आप मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देखिएगा तो वो लंबा होता है। जैसे आप अगर नरेंद्र मोदी को देख लें, नरेंद्र मोदी का खुद का कार्यकाल अगर आप देखेंगे बतौर मुख्यमंत्री, तो वो करीब 13 साल सीएम रहे। आप शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यकाल, एक स्टिंट में कहूं, अभी तो वो 1 साल से हो गया, उसको भी जोड़ दीजिएगा तो 14 साल चला जाएगा, लेकिन ऐसे उनका भी 13 साल बतौर सीएम एक बार में। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनका कार्यकाल आप देख लीजिए। रमन सिंह छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रहे, और जब हटे तो अभी हटे, उसके पहले वो 15 साल निर्विवाद मुख्यमंत्री रहे। तो ये वो बीजेपी है जहां पर लंबा लंबा लोग इनिंग खेलते हैं, लंबी लंबी इनिंग खेलते हैं, कोई हटता नहीं है। लेकिन ये वो पुरानी बीजेपी थी। ये नई बीजेपी में नरेंद्र मोदी का नया फॉर्मूला आया है, और मोदी का जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, वो मोदी का फॉर्मूला क्या है, वो अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ है गुजरात के अंदर। और वो फॉर्मूला कहता है प्रयोग प्लस इसके साथ भरोसा, और इसके बाद नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला है उसमें तीसरा इंग्रेडिएंट है प्रदर्शन। नरेंद्र मोदी अब इन 3 चीजों को मिलाकर एक पॉलिटिक्स का फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं, और इन्हीं तीनों चीजों पर, प्रयोग में, भरोसे में और प्रदर्शन में, जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको नजर आएगा कि क्यों मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, और अचानक से बदले जा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले, इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, आपको सबसे पहले विजय रूपाणी जो अभी हटाए गए गुजरात के मुख्यमंत्री, उनका आपको केस स्टडी दिखाता हूं कि विजय रूपाणी का केस स्टडी क्या है। सबसे पहला जो शब्द हमने इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी के फॉर्मूले में, वो था प्रयोग। अब नरेंद्र मोदी क्या प्रयोग कर रहे हैं, आपको इसको समझना चाहिए। विजय रूपाणी जिस समुदाय से आते हैं, जैन बनिया, इस समुदाय का गुजरात के अंदर जो वोट प्रतिशत है वो मात्र 3% है, सिर्फ 3%। और जैन समुदाय से आने वाले पहले सीएम, इकलौते सीएम जो कि विजय रूपाणी बने। और इसी गुजरात में पाटीदार समुदाय, जिससे कि अब नए मुख्यमंत्री बने हैं पटेल समुदाय से, पाटीदार 12% वोट शेयर है इनका, 12%। और इतिहास इनका देखिए कि 17 में से, राज्य में जो 17 मुख्यमंत्री रहे, 12 से 15% इनका वोट शेयर है, और 17 में से 7 मुख्यमंत्री जो हैं वो इसी पाटीदार समुदाय से आते हैं गुजरात के अंदर। लेकिन नरेंद्र मोदी का प्रयोग क्या कहता है, आप देखिए, और आपको केस स्टडी विजय रूपाणी का बता रहा हूं कि जिस गुजरात के अंदर पाटीदार समाज का 12 से 15% वोट शेयर है, 17 में से 7 मुख्यमंत्री आते हैं, उस पाटीदार से नहीं, पाटीदार का जो आंदोलन चल रहा था उस दौरान उन्होंने आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, उसको जिनके पास सिर्फ 3% का वोट शेयर है, यानी अल्पसंख्यक को दी उन्होंने। यह प्रयोग है, सियासत के लिहाज से यह बहुत बड़ा प्रयोग है कि आप किसी ऐसे समुदाय में जो पिछड़ा है, वंचित है, आप उसको लेकर आए। पिछड़ा वंचित सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन के तौर पर कह रहा हूं। और नरेंद्र मोदी ने यह प्रयोग किया, और इसका प्रयोग यह था कि विजय रूपाणी को वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी गई। अब दूसरी बात जो विजय रूपाणी का आपको बता रहा हूं, दूसरा शब्द था भरोसा। नरेंद्र मोदी जिस पर काम कर रहे हैं, जो फॉर्मूला बना रहे हैं कि प्रयोग करो, और इसके और एग्जाम्पल आपको दूंगा। उन्होंने भरोसा जताया विजय रूपाणी पर, और वो भरोसा यह कहता था कि उन्होंने विजय रूपाणी को जब कमान सौंप दी तो वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, उनको बीच में हटाया नहीं, 5 साल सीएम रहे। और इस दौरान कई चीजें ऐसी हुई जब उनको हटाया जा सकता था,
लेकिन नरेंद्र मोदी ने तब नहीं हटाया क्योंकि वो चीजें नरेंद्र मोदी के लिए उस स्तर पर मायने नहीं रखती। पाटीदार आंदोलन चल रहा था, आनंदीबेन पटेल को हटाकर बनाया था। सोचिए कितना भरोसा जताया होगा कि आनंदीबेन पटेल को हटाकर, जो पटेल समुदाय से आती हैं, जो पाटीदार समुदाय कह रहा हूं, उनको हटाकर विजय रूपाणी को बनाया। चुनाव के बाद भी सीएम पद उनको दिया। 2019 का लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया, वही थे गुजरात के अंदर। 2021 का पंचायत चुनाव जिसमें बीजेपी को जीत मिली, उसमें भी इनको नेतृत्व करने दिया गया। मतलब पूरा भरोसा जताया कि जितना मौका दिया जा सकता है वो विजय रूपाणी को दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रदर्शन क्या रहा। नरेंद्र मोदी प्रयोग तो कर रहे हैं, जो सियासत की का एक सिस्टम बना हुआ उसको तोड़कर आपको लेकर आते हैं, आपको मौका भी देते हैं, भरोसा भी जताते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रदर्शन क्या है, आपने पब्लिक के लिए क्या किया और आपकी जो छवि है, इमेज है, वो कैसी रही। तो विजय रूपाणी के लिए अगर आप कहिए तो प्रदर्शन के लिहाज से विजय रूपाणी, माफ कीजिएगा, विजय रूपाणी जो है वो मात खा गए और इसीलिए उनकी कुर्सी चली गई। और उसकी वजह बताता हूं, कोविड मैनेजमेंट। जो कोरोना की दूसरी लहर आई, उसमें कहा जाता है कि विजय रूपाणी जो हैं वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए, संसाधन पूरा था उनके पास, तो कोविड मैनेजमेंट जो है उसमें फेल हो गए। और गुजरात के अंदर जहां तमाम संसाधन थे, लोगों के लिए व्यवस्था हो सकती थी, जिस तरीके की होनी चाहिए वो नहीं हुई। हां ठीक है, देश भर में कई राज्यों में ऐसा हुआ, लेकिन विजय रूपाणी उसको जिस तरीके से टैकल कर रहे थे वो ठीक नहीं था और ये प्रदर्शन जो है वो उनके खिलाफ चला गया। दूसरी, उनकी जो कमजोर छवि है, कमजोर सीएम की, एक मुख्यमंत्री की छवि अगर कमजोर सीएम की हो तो वो राज्य के लिए बड़ी घातक होती है। और उसका नतीजा ये होता है कि अफसरशाही जो है वो वहां पर हावी हो गई। और ये बात बहुत ज्यादा पार्टी को, लोगों को परेशान कर रही थी कि अफसरशाही जो है वो हावी हो गई। और अफसरशाही हावी होने का मतलब क्या है? आप किसी के पास कोई काम लेकर जा रहे हैं, कोई विधायक काम लेकर जा रहा है कि भाई हमारे इलाके में ये हुआ, नहीं हुआ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अफसरों के हिसाब से सरकार चल रही है। तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री किस लिए है? वो नहीं हो रहा था। तो ये अफसरशाही का हावी होना, कमजोर छवि, ये सारी चीजें उनके खिलाफ गई, जो कि प्रदर्शन में जोड़ी जाती है। संगठन से तालमेल नहीं। अब अगर आपका संगठन से तालमेल नहीं है तो फिर आप कैसे चलाएंगे? आप काम करवा नहीं पा रहे हैं, लोग आपसे खुश हैं नहीं। और जो प्रदर्शन है पार्टी का, ठीक है आप पंचायत चुनाव जीत गए, लेकिन वहां बार बार यह चीज होती है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चीजें हो जाती हैं। विजय रूपाणी का खुद का अपना परफॉर्मेंस जो भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत वोट मिल जाता है। और क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के लिए प्रदर्शन जो है वो चुनावी प्रदर्शन नहीं बल्कि काम वाला प्रदर्शन मायने रखता है। और वो ये नहीं कीजिएगा, अगर ये काम नहीं है तो कुर्सी चली जाएगी। इसका एग्जांपल देता हूं, भूपेंद्र पटेल जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, भूपेंद्र पटेल, वो भूपेंद्र पटेल जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय से काम करते रहे, जब नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री थे। हालांकि वो पहली बार विधायक बने, फर्स्ट टाइम। अब आप सोचिए, पहली बार विधायक बने और सीधे सीएम आवास में पहुंच गए, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? यह ऐसे ही नहीं हो जाता, मजाक नहीं है कि आप एक बार विधायक बने और सीएम बन जाए। कभी मंत्री भी नहीं बने, विधायक बने तो हो सकता था कि चलिए मंत्री बन जाए, मंत्री भी नहीं बने। गुजरात में मैंने रिपोर्टर्स से बात की, कई पत्रकारों से बात की, उन्होंने कहा कि हम जो रडार चला रहे थे कि कौन सीएम हो सकता है, उस रडार के आखिरी छोर में भी भूपेंद्र पटेल का नाम नहीं आ रहा था। विधायक दल की बैठक जो हुई उसमें सबसे पीछे बैठे थे भूपेंद्र पटेल। अपने इलाके में कहीं भी आराम से निकल जाते थे, पान की दुकान पे पान खाते खाते लोगों से गपिया लेते थे। ये थे भूपेंद्र पटेल। सोचा ही नहीं था कि सीएम बन जाएंगे, पर बन गए। क्यों बने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला है प्रयोग, भरोसा और प्रदर्शन का, यहां प्रदर्शन सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। इनको नरेंद्र मोदी ने काम करते हुए देखा है। अहमदाबाद को गुजरात मॉडल का चेहरा बनाया इन्होंने, अहमदाबाद को।
जो गुजरात मॉडल जिक्र होता था कि नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, उसमें इनका रोल था अहमदाबाद में पार्षद के तौर पर इन्होंने शुरुआत की। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, खूब काम किया, खूब नेताओं और नौकरशाहों के बीच खींचतान को खत्म किया। तो ये इनकी एक और बड़ी काबिलियत मानी जा रही है कि सुलह कराने में, लोगों को लेकर चलने में बड़े कामयाब है। योजनाओं को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका रही। पाटीदार समाज के सरदार धाम के ट्रस्टी हैं, उस सरदार धाम के जिसने बहुत काम किया, और ये अहमदाबाद से पहले सीएम है गुजरात के अंदर, यह भी ध्यान रखिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने इनको बधाई दी, ट्वीट किया। अब वो ट्वीट देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो काम की बात करते हैं और काम के नाम पर इनको जो है सीएम बनाया गया। वो लिखते हैं कि भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई, चाहे वो भाजपा संगठन में हो या नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा में। इसके आगे वो लिखते हैं कि मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं, जो मैं आपको बता रहा था, और उनका शानदार काम देखा है। इस लाइन को ध्यान रखिए, उनका शानदार काम देखा है, वो निश्चित रूप से गुजरात के विकास पथ को समृद्ध करेंगे। प्रदर्शन, जो मैं आपको बता रहा था कि उन पर भरोसा भी है, उनके प्रदर्शन को देखा भी है, और यही चीज, और इसमें तो प्रयोग भी नहीं है, पाटीदार समाज से आ रहे हैं। अच्छा, जब आपको मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ये फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, प्रयोग वाला, प्रदर्शन वाला, इसको आप देखिए, ये अकेले गुजरात का मामला नहीं है। ये जो प्रयोग आपको बता रहा था कि नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे प्रयोग किए, आपको इसको समझना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी का फॉर्मूला आपको समझा रहा हूं, और ये बार बार देखने को मिला। एक राज्य की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने एक जगह कर दिया और चल गया मामला। ये फॉर्मूला देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर जब बीजेपी की सरकार बन रही थी, कोई नहीं सोच रहा था कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो जाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस, क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर मराठा राजनीति चलती है और देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो मराठाओं के बीच में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयोग किया नरेंद्र मोदी ने। इसका अगला एग्जाम्पल देखिए इसी प्रयोग का, हरियाणा के अंदर एमएल खट्टर, इनको सीएम बनाया गया। जाट राजनीति में एक गैर जाट को, खत्री पंजाबी हैं, इनको सीएम बनाया। यह प्रयोग किया जो आपको प्रयोग बता रहा हूं हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी ने। वहां तय रहता था कि जाट ही बनेगा, लेकिन गैर जाट को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दे दी, और इतना विरोध हुआ लेकिन हटाया नहीं, भरोसा जो आपको बता रहा था। झारखंड के अंदर रघुवर दास को बनाया। इतना नुकसान हुआ कि वहां पर सरकार चली गई, लेकिन वहां पर रघुवर दास नॉन आदिवासी, ओबीसी हैं, यानी जिस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने का इतिहास रहा हो, वहां पर नॉन आदिवासी एक ओबीसी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। वही प्रयोग किया जिसकी बात कर रहा हूं, और भरोसा जताया, भले सरकार चली गई लेकिन रघुवर दास को बनाकर रखा। उत्तर प्रदेश, यूपी की बात कर लीजिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ लोगों की लिस्ट में ही नहीं थे जब वहां पर चल रहा था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहां ब्राह्मण और ओबीसी पॉलिटिक्स चलती है। आपको पिछले बार कार्यक्रम में बताया था कि कैसे कांग्रेस जो है वो ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों से आगे सोच नहीं पाती थी, उसके बाद ओबीसी पॉलिटिक्स चलने लगी। लेकिन यहां एक ठाकुर को, जो ठाकुर समाज से आते हैं, उनको एक मुख्यमंत्री बनाया। एक और प्रयोग, और वो प्रयोग अभी भी चल रहा है, योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, इसके लिए तमाम दांव पेच हुए, लेकिन उनको नहीं से नहीं हटाया। यानी पहले प्रयोग करो, भरोसा जताओ, और प्रदर्शन अच्छा है तो टिक के रहो। भाई आप देखिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए महाराष्ट्र में सरकार क्यों चली गई? अगर वो चाहते तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बना देते, इनको बोलते तुम बाहर बैठो, सरकार तो चलती रहेगी। लेकिन इस आदमी ने चूंकि काम किया था तो इनको पकड़ कर रखा कि नहीं, तुम्हारे नाम पर जीते हैं, तुम्हारे काम पर जीते हैं, बनोगे तो तुम ही बनोगे, सरकार जाती है तो जाए। ये नरेंद्र मोदी का वो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। और गुजरात का आपको बताया, विजय रूपाणी पटेलों के प्रभाव वाली राजनीति में जैन बनिया को मुख्यमंत्री बनाया। तो ये नरेंद्र मोदी एक बड़ा प्रयोग कर रहे हैं भारत की पॉलिटिक्स में, कास्ट इक्वेशन को तोड़ने का, जो पिछड़ा समाज है उसके नेतृत्व को आगे लाने का, फिर भरोसा जताकर उससे काम लेने का। अच्छा, अब प्रदर्शन के लिहाज से जब बात कर रहा हूं
तो गुजरात में पिछले 3 विधानसभा चुनाव आपको दिखाता हूं, जिस प्रदर्शन की बात कर रहा था। अब आप देखिए, जब विजय रूपाणी का प्रदर्शन देखते हैं आपको लगता है चुनाव तो जीत रहे हैं, लेकिन आप प्रदर्शन देखिए कि 2007 में बीजेपी को कितनी सीट आई, 117, और कांग्रेस को सीट आई करीब 59 सीट आई। इसके बाद अगला चुनाव हुआ 2012 में। यह वो काल था जब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। बीजेपी को 115 सीट आई और कांग्रेस को कितनी सीट आई, 61। और जब मोदी चले गए केंद्र में, मोदी चले गए पीएम की कुर्सी पर और विजय रूपाणी पर उन्होंने भरोसा जताया कि आप काम करो, आप देखो, करके देखो कैसा चलता है भाई। आनंदीबेन पटेल बनी, उसके बाद विजय रूपाणी बने, और यहां 2017 में क्या हुआ, 2017 में बीजेपी की सीटें 99 हो गई घटकर, कहां 115, कहां 117, और वो घटकर 99 हो गए। 1995 के बाद पहला मौका था कि 100 से नीचे गया था आंकड़ा, और कांग्रेस बढ़कर 77 हो गई। ये 99 होने के बाद भी विजय रूपाणी को नहीं हटाया गया, उनको सीएम बनाया गया। भले वो पाटीदार समाज से नहीं थे, लेकिन उनको सीएम बनाया गया। उनको कहा गया कि आप रहिए मुख्यमंत्री के पद पे, कुर्सी पे, जो आपको मैं कह रहा था कि भरोसा। लेकिन आप पर भरोसा भी जताएं, प्रयोग भी करें, और उसके बाद आप प्रदर्शन भी ना करें, ये तो नहीं चल सकता। और गुजरात में जो जातीय समीकरण है वो भी आपको देखना चाहिए कि गुजरात का जातीय समीकरण क्या कहता है। अगर वो चाहते, अच्छा ये समीकरण आपको अभी समझाएगा कि सिर्फ पाटीदार समाज और दूसरे समाज को लेकर नरेंद्र मोदी की सोच नहीं है, ये सोच कहां तक जारी है उसको देखिए कि वहां पर ओबीसी जो है वो करीब 40% है। ये गुजरात का आपको दिखा रहा हूं, ओबीसी 40%, आदिवासी जो है वो करीब 15% है, पाटीदार जो आपको अभी दिखा रहा था वो 12% है, जिनके बारे में अभी आपको बता रहा था, जिससे कि नए मौजूदा मुख्यमंत्री बने, जिनसे 7 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्षत्रिय यहां पर 11%। ये वोट शेयर आपको दिखा रहा हूं अलग अलग जातियों का। मुसलमान 9%, मुस्लिम 9% है यहां पर, और दलित जो हैं वो 7%, 7%। तो ये पूरा गुजरात का गणित है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया था आपको वो भी समझना चाहिए। 1980 के दशक में, 1980 के दशक में कांग्रेस का फॉर्मूला क्या था? कांग्रेस का फॉर्मूला था खाम, KHAM। ये कांग्रेस का फॉर्मूला था। आप कहेंगे खाम क्या है? ताम झाम तो बहुत सुना, ये खाम क्या है? तो ये काम जो है वो क्षत्रिय हो गया। ये कांग्रेस का फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। 1980 के दशक में के से क्षत्रिय, एच से आपका हो गया हरिजन, अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। ए से आदिवासी हो गया, और एम से मुस्लिम। तो कांग्रेस का जो 1980 के दशक का फॉर्मूला रहा वो ये रहा, खाम वाला, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान। 90 के दशक में बीजेपी ने यह फॉर्मूला पलट दिया। यह आपको कांग्रेस का फॉर्मूला बता रहा था, अब आपको दिखाता हूं बीजेपी का फॉर्मूला, बीजेपी का, और यह 90s का है। यह कांग्रेस हो गया, बीजेपी ने इसको पलट दिया। बीजेपी ने फॉर्मूला बनाया पटेल, क्योंकि यहां कांग्रेस उस पटेल समाज को, पाटीदार को इग्नोर कर रही थी जिनका बड़ा प्रभुत्व है, बहुत पैसे वाले लोग और इन्वेस्ट करने वाले लोग, राज्य में इन्वेस्ट करने वाले लोग। और जो दूसरे गैर खाम थे, दूसरे गैर खाम, ये वाला जो खाम आपको बता रहा था, दूसरे गैर खाम, इनको बीजेपी ने कहा कि आओ तुम सट जाओ हमारे साथ, इनके लिए काम करना शुरू किया। और प्लस जो बीजेपी का हिंदुत्व, ये बीजेपी का फॉर्मूला बना। 2001 के बाद नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी ने सारे समीकरण तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। 2001 के बाद देखिए, यह मोदी काल था, और इस मोदी काल में नरेंद्र मोदी ने वहां आकर सिर्फ एक चीज को प्राथमिकता दी, और वो था काम। और यह आपको बता रहा हूं कैसे हुआ। 2014 के बाद नया फॉर्मूला बना, जब वो पीएम बन गए, उसकी बात कर रहा हूं। तब उन्होंने
2001 में तो सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, उसके बाद काम 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 चलता रहा और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता रहा। नाम क्या है? नरेंद्र मोदी, वोट दे दो। नरेंद्र मोदी के नाम पर गुजरात में वोट पड़ता था। उसके बाद 2014 के बाद क्योंकि काम ऐसा था तो नाम पर वोट पड़ता था, तो नया फॉर्मूला बना ओबीसी, इसमें पटेल को जोड़ा गया, फिर आनंदीबेन पटेल को बनाया गया और जो ट्राइबल्स है यानी आदिवासी उनको जोड़ दिया गया। तो ओपीटी, आपके मोबाइल पे ओटीपी आता है, ओपीटी नहीं आता है तो ओपीटी जो है वो नया फॉर्मूला बनाया। अब हाल में कैबिनेट विस्तार किया नरेंद्र मोदी ने। बहुत यह आपको गणित समझना होगा कि नरेंद्र मोदी इस देश की सियासत में क्या कर रहे हैं। कैबिनेट का विस्तार किया उन्होंने और उस कैबिनेट विस्तार में सोचिए कैसे सदी हुई पॉलिटिक्स की पूरा गणित बैठाया। गुजरात से उन्होंने कैबिनेट विस्तार में, जो नरेंद्र मोदी का भी हाल में हुआ था, उस कैबिनेट विस्तार में नरेंद्र मोदी ने 3 चेहरे शामिल किए। 3 चेहरे ये गुजरात से थे और वो चेहरे कौन से थे? दर्शना जरदोश। अब ये दर्शना जरदोश कौन है भाई? सूरत की सांसद है, ओबीसी है, ये ओबीसी समाज से है। और महेंद्र मुंजपरा ये दूसरे थे जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया, ये भी गुजरात से हैं। ये किस समुदाय से आते हैं? ये सुरेंद्र नगर से सांसद है, ये भी ओबीसी। और तीसरे देव सिंह चौहान, देवू सिंह चौहान, इनको भी कैबिनेट में जगह दी गई, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। और देवू सिंह चौहान कौन है? खेड़ा से सांसद हैं। और ये कौन है? ये भी ओबीसी। तो नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से कोशिश की कि जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व है वो सेंट्रल कैबिनेट में नजर आना चाहिए। 7 विधानसभा सीटें इन्होंने जीती थी बीजेपी के पास, वहां से हैं जहां से सूरत की सांसद हैं दर्शना। टेक्सटाइल का सेंटर है, टेक्सटाइल मंत्री बनाया गया, एमओएस बनाया गया। फिर महेंद्र मंजपुरा का आपको नाम बता रहा हूं, सुरेंद्र नगर से सांसद है, वहां के मशहूर डॉक्टर हैं, कोली समुदाय से आते हैं। सौराष्ट्र का इलाका जहां पर ओबीसी में कोली का 22% वोट शेयर है, 22%, उसको साधा गया। 7 विधानसभा सीटें जिसमें से 4 कांग्रेस के पास है। और फिर देवू सिंह चौहान जिनका जिक्र कर रहा हूं, ये खेड़ा से सांसद हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, सेंट्रल गुजरात में पड़ता है। 7 विधानसभा सीटें उसमें से 5 बीजेपी के पास है। तो एक एक कदम, एक एक सोच जो है कि कैसे पिछड़ों को प्रतिनिधित्व देना है और उसका क्या सियासी समीकरण है, वो भी नाप तौल के किया गया। अच्छा, कैबिनेट विस्तार से पहले मंगूभाई पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया था। गुजरात के नवसारी के रहने वाले हैं और आदिवासी नेता हैं, तो वहां ट्राइबल्स का प्रतिनिधित्व हुआ। अब पाटीदार वोटों की बात, बीजेपी की पकड़ कम हुई थी। बीजेपी को पाटीदार वोट 2014 में कितना मिला? जिनकी बात कर रहा हूं जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं, पाटीदार वोट की आप बात कीजिएगा, 2014 में बीजेपी को 60% वोट मिला था, जो कि 2017 में घटकर 49% हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी नहीं थे वहां। 2012 का चुनाव 36 पाटीदार कैंडिडेट जीते बीजेपी के, 36, और 2017 में यह घटकर 28 हो गया। कांग्रेस के 23 जीते 2017 में। पाटीदार समाज में, और अच्छा इतना होने के बाद भी पाटीदार समाज का सीट नीचे जा रहा है, वोट शेयर नीचे जा रहा है, उसके बावजूद आप देखिए कि विजय रूपाणी पर भरोसा जताया गया और उनको कुर्सी थमाए रखी गई कि आप बैठे रहिए, वहां काम करके दिखाइए। तो पॉलिटिक्स में कास्ट इक्वेशन तो लेकर बैठेंगे, लेकिन उस कास्ट इक्वेशन में भी परफॉर्मेंस है तभी टिकेगा मामला, नहीं तो नहीं चलेगा। यह बात ध्यान रखिए। यह एक नई तरीके की सियासत इस देश में हो रही है। पाटीदार समाज में कड़वा और लेउआ पटेल आते हैं, और लेउआ पटेल कितने हैं? कड़वा पटेल और लेउआ पटेल, ये 2 पटेल हैं जो कि वहां गुजरात के अंदर है। इनकी आबादी कितनी है? 8.11%, और 41 विधानसभा पर इनका प्रभाव है। ठीक है, ये लेउआ के लिए आपको बता रहा हूं, और इसको उठाकर, ओहो रुकिए, ये मामला थोड़ा गड़बड़ा गया है। ये आपको लेउआ का बता रहा हूं।
तो ये लेहुआ का आपको बता रहा था 8.11% और 41 विधानसभा सीट पर इनका प्रभाव है। और इनका प्रभाव कितना है 6.42 और इनके सीटों पर जो प्रभाव हुआ पड़ता है वो करीब 32 विधानसभा सीट है जिन पर इनका प्रभाव है। अच्छा, अब आप देखिए इनको कैसे साधा गया, क्योंकि किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि आप प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा प्रतिनिधित्व होने के बावजूद, इतना हमारा वोट शेयर होने के बावजूद हमको तो छोड़ दिया, तो उनको भी मिला। मनसुख मांडविया जो हैं वो लेहुआ से हैं, जो कि अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, मनसुख मंडाविया, तो इनको केंद्र में जगह दी गई और सीधा स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। ये लेहुआ पटेल है, सौराष्ट्र इलाके से आते हैं। पुरुषोत्तम रूपाला ये कड़वा पटेल हैं, इनको जगह दी गई कैबिनेट में और इनको भी मिनिस्टर बना दिया गया, एमओएस नहीं, पशुपालन डेयरी मंत्री बना दिया गया। ये कड़वा पटेल है। भूपेंद्र पटेल ये भी कड़वा पटेल हैं, इनको सीएम बना दिया गया। तो हर समाज को ऐसा लग रहा है कि हम भी हैं, यहां नहीं है तो वहां है, वहां नहीं तो वहां है। अच्छा, भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद सिटी से बनने वाले पहले सीएम हैं। गुजरात के दूसरे इलाके के दबदबे का काउंटर भी किया गया है कि ये चीज चल रही है। तो ये नरेंद्र मोदी का वो फॉर्मूला है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप इसको, गुजरात की खबर को आप बहुत सारे चैनल्स पर देख रहे होंगे, अगर सिर्फ इस लिहाज से देखिएगा कि अरे एक मुख्यमंत्री बदल गया, कोई कहेगा अरे प्रदर्शन नहीं था, ये था वो था, 50 चीजें, लेकिन ये नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला चल रहा है, प्रयोग भरोसा प्लस प्रदर्शन, जिसमें प्रदर्शन सबसे टॉप प्रायोरिटी है। जैसे आप अगर कोई इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं तो फलाने विषय का इतना परसेंटेज रहता है, इतना वेटेज रहता है, प्रदर्शन का वेटेज ऊपर है, फिर प्रयोग और भरोसा है। और वो नई तरीके की सियासत नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, नए मौके दे रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन नहीं है तो वो नहीं चलेगा। उन समुदायों को भी मजबूत कर रहे हैं जिनको मौके नहीं मिले, लेकिन आप मजबूत तभी होइएगा ना जब पब्लिक मजबूत होगी। तो वो काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं तो 6 महीने में 5 या 10 मुख्यमंत्री भी बदले जाएंगे। ये मैसेज नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और ये भी मैसेज दे रहे हैं कि बदलूंगा भी, बीजेपी बदलेगी भी, तो भी हंगामा नहीं होगा दूसरी पार्टियों की तरह। तो ये एक नई तरीके की सियासत है। लेकिन एक दूसरी सियासत भी चल रही है और वो सियासत कर रही है वो पार्टी जो सियासत को बदलने आई थी, आम आदमी पार्टी। तो आपको उनकी सियासत भी दिखाना चाहता हूं। ये तो आप गुजरात वाली तस्वीर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी की, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी मंदिर पॉलिटिक्स आपको समझाना चाहता हूं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अयोध्या गए थे। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं अयोध्या की, जहां संजय सिंह मौजूद हैं और मनीष सिसोदिया जो है वो अयोध्या में टीका लगवा रहे हैं, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए, अयोध्या में जानकी घाट भी गए, आश्रम गए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया। ये वो नेता हैं जिनसे आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये जो कहते थे, अभी आपको बताऊंगा, अयोध्या के सरयू घाट पर गए, कल अयोध्या में आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा भी निकलने वाली है। अब आपको दिखाता हूं कि कैसे मनीष सिसोदिया अयोध्या गए तो आस्था और राजनीति का मेलजोल बढ़ा। उन्होंने जो तो ट्वीट किए वो देखिए, फिर उसके बाद पुराना ट्वीट दिखाता हूं आपको। ये तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये इनका ट्वीट भी देखिए, इसको जरा क्लोज करके दिखाइए। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा कि हनुमानगढ़ी में दर्शन व हनुमान चालीसा का पाठ किया। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली चुनाव के पहले हनुमान चालीसा पाठ करके आए थे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। हनुमान जी के चरणों में यूपी में आप सरकार बनाने का अवसर देने की अर्जी लगाई है, ताकि यहां भी प्रभु राम की कृपा से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पर दिल्ली की तरह काम हो सके। अब ये वो ट्वीट कर रहे हैं। अब आपको इनका दूसरा ट्वीट भी दिखाता हूं, वो भी डालिए जरा। अयोध्या में रसिक पाठ, जानकी घाट, बड़ा स्थान पर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। रसिक पीठ, भगवान श्री राम की कृपा और संतों के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ईमानदारी और विकास की राजनीति की नई परिभाषा बनती जा रही है। और खूब फोटो डाला, माला वाला पहने हुए हैं, टीका लगा रहे हैं, मतलब कोई प्रदर्शन में कमी नहीं है कि रामलला देख लेंगे, हमसे बढ़कर कोई नहीं, हम ही हैं जो श्री राम को चाहते हैं और उनका मंदिर चाहते हैं। अब इनका पुराना ट्वीट देखिए, यह है उनका पुराना ट्वीट। और यह ट्वीट कब का है यह भी आपको दिखाता हूं। यह है 7:41 सुबह 30 नवंबर 2017। भोरे भोरे, हमारे यहां बिहार में कहते हैं भोरे भोरे उठते इन्होंने ट्वीट कर दिया। और क्या ट्वीट किया? अगर चुनावों से ठीक पहले मंदिर दर्शन की जगह
सरकारी स्कूलों के दर्शन की राजनीतिक परंपरा होती तो देश के हर बच्चे की बेहतरीन शिक्षा मिल रही होती। शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र। तो मनीष सिसोदिया 30 नवंबर 2017 को कहते हैं कि भाई चुनावों से ठीक पहले मंदिर दर्शन नहीं होना चाहिए, स्कूल दर्शन होना चाहिए, उससे देश की राजनीति बदलेगी। ये वो कहते हैं 2017 में। लेकिन 2021 में जब यूपी में चुनाव में उतरते, 2017 में नहीं लड़ रहे थे ना यूपी का चुनाव, 2021 में लड़ रहे हैं, तो खुद भी वही कर रहे हैं। सबसे पहले गए हैं मंदिर दर्शन के लिए, स्कूल के दर्शन के लिए गए ही नहीं। अगर बाद में चले भी गए होते तो मैं सोचता कि चलिए ठीक है, सोचा हो भगवान जी के लिए चले जाएं, पहले गए ही नहीं। जो दूसरों को कोस रहे थे आज वही परोस रहे हैं। ये है मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी। अच्छा, इनका एक और स्टेटमेंट है और वो भी बड़ा वायरल हुआ था। वो स्टेटमेंट भी आपको दिखाता हूं, ये वाला नहीं, जो पुराना बोलते थे। उसमें स्टेटमेंट में ये कहते थे कि राम मंदिर और मस्जिद वालों से पूछ लो। क्या पूछ लो भाई? तो उसमें कहते थे कि राम मंदिर और मस्जिद वालों से पूछ लो, दोनों की सहमति हो तो अयोध्या में एक यूनिवर्सिटी बनवा दो, हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ें, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ें और सबके बच्चे पढ़ें, और वहीं से राम के सिद्धांतों को निकालो। राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा, पढ़ाने से राम राज्य आएगा। मनीष सिसोदिया जी, पढ़ा तो आप पब्लिक को रहे हैं, हाँ? क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। और जिन रामलला से कह के आए, एक बार वो ट्वीट डालिएगा जरा, रामलला से जो कह रहे थे वो वाला, आज वाला ट्वीट डालिए जरा। रामलला से कह के आए हैं कि हनुमान जी के चरणों में यूपी में आप सरकार बनाने का अवसर देने की अर्जी लगाई है, ताकि आप प्रभु राम की कृपा से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार पर दिल्ली की तरह काम हो सके। तो पहले जब आपको दिल्ली में सरकार बनानी थी, तब आप कह रहे थे कि भाई राम मंदिर बना के क्या कीजिएगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाइए। आज आप अर्जी लगाए हैं हनुमान जी के पास कि जरा ऊपर राम जी को बढ़ाइए भाई, हमारी सरकार बननी चाहिए। और कह रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जो है वो नई परिभाषा गढ़ेगी। तो राम जी को आपकी अर्जी क्यों नहीं फाड़ देनी चाहिए, बताइए। राम जी आपकी अर्जी क्यों ना फाड़ दे, मुझे बताइए। क्योंकि जब मन किया तब कह दिया कि भाई यहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, स्कूल बनाओ, स्कूल बनाओ। और जब आपको लगा कि यूपी में तो मंदिर के बिना काम नहीं चलेगा, तो वहां पहुंच गए मंदिर बनाने के लिए और राम जी को अर्जी लगा दी। राम जी का दिल सॉफ्ट है, सॉफ्ट हार्टेड है, लेकिन समझते तो सब है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि समझते नहीं है। अच्छा, इनकी पॉलिटिक्स देखिए। आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंची है, वो चुनाव में उतर गई है। तो इन्होंने क्या किया, पूरे यूपी में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। स्कूल कॉलेज बनवाने वाले पूरे यूपी में तिरंगा यात्रा निकालने पे पैसा खर्च कर रहे हैं। बताइए, अब राम जी भी कहेंगे राम राम राम, कैसे पलट गए भाई। 75 जिलों में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यूपी के नेताओं को जगह दी गई, बहुत बढ़िया। ब्राह्मण वोटों पर आम आदमी पार्टी की नजर है। यूपी में चाणक्य विचार सम्मेलन करवाया जा रहा है। फर्जी राष्ट्रवाद और असली राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है। शिक्षा मॉडल को आम आदमी पार्टी यूपी में बुनाना चाहती है। पार्टी का कहना है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अरे आपके साथ कौन करेगा, पहले ये तो बताइए। 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 403। अब बताइए, इनमें इनकी जमानत जब्त होगी, वो पैसा बर्बाद होगा, वो स्कूल में लगाते। 403 में कितनों में इनकी जमानत जब्त होगी। अखिलेश यादव के साथ संजय सिंह मुलाकात कर चुके हैं, तब गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब नहीं लगाए जा रहे, कह रहे हम अकेले लड़ेंगे। अच्छा, विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले आम आदमी पार्टी ने यूपी के पंचायत चुनाव में अपनी ताकत को टेस्ट किया है। आम आदमी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य की 83 सीटें जीतने का दावा है। ग्राम प्रधान की 300 और क्षेत्र पंचायत की 232 सीट जीतने का पार्टी दम भर रही है, क्योंकि वहां किसी के चुनाव चिन्ह पे नहीं होता है। अपना ऐसे कह देते कि मेरा है, मेरा है, मेरा है, तो अपना अपना कह के सब लपेट लिए कि मेरा ही है। पार्टी का दावा है कि उसे 40 लाख वोट मिले। 40 लाख वोट मिले हैं, समझ रहे हैं। 20 करोड़ की आबादी में से 40 लाख वोट। श्री राम जो है वो भी कहेंगे कि गजब कर दिए भाई, 40 लाख वोट पे 403 सीट पे लड़ोगे। दलित वोटों पर भी पार्टी की नजर है। आम आदमी पार्टी का दलित फेस और दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को यूपी पंचायत चुनाव का जिम्मा दिया गया था। जिस आम आदमी पार्टी को मंदिर पॉलिटिक्स से दिक्कत थी, वो खुद आस्था की सियासत कर रहे कि नहीं कर रहे। भक्ति और देशभक्ति दोनों फैक्टर पर आम आदमी पार्टी अब काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। तो एक और
यू टर्न है, आगे से घुमा लेना भैया, तो घुमा लेते हैं। दिल्ली सरकार ने बजट में देशभक्ति बजट नाम दिया है, बजट ही को नाम दे दिया देशभक्ति बजट। 500 जगह पर ऊंचे तिरंगे लगाने का ऐलान है। अब स्कूल नहीं बनवाएंगे, स्कूलों में देशभक्ति का पाठ्यक्रम डाल दिया है। दिल्ली में राम राज्य की तर्ज पर काम करने का प्रचार है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत राम मंदिर बनने पर दिल्ली के बुजुर्गों को फ्री यात्रा कराने की भी घोषणा कर दी। अच्छा, अभी कह रहे थे ना कि 40 लाख वोट इनको मिले थे, इसका दावा कर रहे थे। तो आम आदमी पार्टी की यूपी पॉलिटिक्स समझिए। 2017 में आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव लड़ा ही नहीं था। 2019 में 2017 ये लड़े नहीं, कैंसिल, नहीं लड़े। फिर ये 2019 में 3 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी, 3 सीट पर। आपका यूपी सफर बता रहा हूं, यूपी का सफर। 2014 में माहौल खूब बनाए थे लेकिन लड़े नहीं। फिर 2017 में नहीं लड़े, 2019 में 3 सीट पर लड़े। तो कहां कहां लड़े ये 3 सीट कौन है देखिए। सहारनपुर में लड़े, सहारनपुर में इनका कैंडिडेट उतारा इन्होंने, योगेश दहिया। इनके कैंडिडेट को कितना वोट मिला? 1449 वोट। अब आप कहेंगे 40 लाख वोट जिनको मिल रहा है पंचायत चुनाव में, उसको 1449 वोट मिला, इसका मतलब और सब तो हो सकता है और नीचे होगा। इनके ऊपर एक और था, सबसे नीचे यही थे। इनके ऊपर कौन था? इनके ऊपर था नोटा। मतलब जिसमें लोग कह देते हैं कि कोई नहीं पसंद आ रहा है, वो भी इनके ऊपर था। नोटा को मिले थे 4000 वोट और आम आदमी पार्टी को मिले 1449 वोट। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम गौतम बुद्ध नगर में भी उतारेंगे। गौतम बुद्ध नगर मतलब नोएडा जिसको आप कहते हैं। तो यहां पर इन्होंने अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया। और इनकी कैंडिडेट कौन थी? श्वेता शर्मा। लेकिन इनका नामांकन ही रद्द हो गया। क्यों रद्द हो गया? कि भाई अगर आप जो है वहां पर नामांकन के लिए जा रहे हैं तो 10 लोग ले जाने पड़ते हैं, कहा जाता है प्रस्तावक के तौर पर, कि भाई ये 10 लोग तो हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ये चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो इनके 10 लोग नहीं जुट पाए। तो इनका नामांकन ही रद्द हो गया कि 10 लोग तुम्हारे प्रस्तावक नहीं है, वोट कहां से मिलेगा, पैसा बर्बाद होगा तुम्हारा, जाओ। फिर उसके बाद ये लड़े अलीगढ़, तो यहां तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं, हम अलीगढ़ में लड़ेंगे। तो अलीगढ़ में इन्होंने सतीश चंद्र शर्मा को उतारा। सतीश चंद्र शर्मा ये रहा, सहारनपुर वाले भाई से भी नीचे चले गए, उनको 829 वोट आया, 1000 भी नहीं हुआ। 1000 वोट भी नहीं आया भाई। ये कह रहे हैं कि इनको 40 लाख वोट मिला है पंचायत चुनाव में। एकदम लहर आ गई है। राम जी तो कह दिए हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी ही ले जाओ, सब ले जाओ, तुम ही ले जाओ। तो ये चल रहा है यूपी में। प्रभु राम के चरणों में वो हैं जो राम मंदिर भी नहीं चाहते थे। तो अब आप राम राम कहिए या वो राम राम कहें, चल रही है पॉलिटिक्स। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस बार पाठशाला में आपको लिए चलूंगा मुगल सीरीज में बाबर के जिहाद वाले युद्ध का चैप्टर 2 और अब हिस्ट्री की क्लास का मुगल चैप्टर। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया कि दिल्ली जीतने के बाद बाबर पूरे उत्तर भारत पर कब्जा करने में जुट गया था और बाबर को सबसे बड़ी चुनौती राजपूताना के राणा सांगा से मिली। खानवा के युद्ध में राजपूतों की सेना ने बाबर को कड़ी चुनौती दी। राजपूतों से जीतने के लिए बाबर ने अपनी फौज को जिहाद का नारा दिया और इस जिहाद से खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खुद को गाजी कहने लगा। वो अब आपको दिखाता हूं कि खानवा के युद्ध के बाद क्या हुआ। राणा सांगा के बाद भी राजपूतों की ताकत कम नहीं हुई। बाबर के लिए राजपूतों का खतरा और डर सता रहा था। चंदेरी के राजा मेदिनी राय राणा सांगा के बहुत खास थे। खानवा के बाद बाबर चंदेरी को जीतने के लिए आगे बढ़ा। चंदेरी पर बाबर के हमला करने की 4 वजहें थी। पहली वजह कि मेदिनी राय ने खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था, इसलिए बाबर बदला लेना चाहता था। दूसरी वजह, चंदेरी की अकूत संपदा पर बाबर की नजर थी। तीसरी वजह, चंदेरी उत्तर भारत के सबसे सुरक्षित किलों में से एक था। और चौथी वजह यह थी कि चंदेरी उस वक्त रेशम के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। चंदेरी के किले पर हमले के लिए बाबर फौज लेकर पहुंचा। बाबर ने समझौते के लिए मेदिनी राय के पास प्रस्ताव भेजा,
लेकिन मेदिनी राय ने बाबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। साल 1528 में बाबर ने चंदेरी किले पर हमला किया और इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद बताया था। चंदेरी का किला 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। बाबर की सेना ने एक ही रात में पहाड़ी काटकर रास्ता बना दिया। किले के सामने दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ और बाबर की सेना तोपखाना और गोला बारूद लेकर आई थी। राजपूत आखिरी दम तक किले की रक्षा के लिए लड़ते रहे, लेकिन युद्ध में मेदिनी राय और उनकी सेना की हार हो गई। मेदिनी राय को किले में ही बंधक बना लिया गया और युद्ध जीतने के बाद बाबर की फौज ने लूट और आतंक मचाया, कत्लेआम किया, घरों में आग लगाई, लोगों के सिर काट दिए, काटे हुए सिरों से एक मीनार बनवाई और मुगल झंडा लगा दिया। चंदेरी युद्ध जौहर के लिए भी जाना जाता है। मेदिनी राय की पत्नी महारानी मणिमाला ने जौहर की तैयारी कर ली थी। चंदेरी किले में महारानी समेत 1500 महिलाएं थीं। सभी ने भगवान शिव की पूजा और अभिषेक किया और फिर जौहर कर लिया, मतलब आग में कूद गई। विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए रानियां खुद को बलिदान कर देती थी। इसी को जौहर कहते थे। पहला जौहर 712 में मोहम्मद बिन कासिम के हमले के वक्त हुआ था, जब सिंध के राजा दाहिर की रानी ने जौहर कर लिया था। दूसरा जौहर सुल्तान इल्तुतमिश के ग्वालियर किले पर हमले के वक्त हुआ था। तीसरा और चौथा जौहर अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर और चित्तौड़ किले पर हमले के दौरान हुआ था। पांचवा जौहर बाबर के हमले के वक्त चंदेरी के किले में हुआ। लेकिन बाबर यहीं नहीं रुका। बाबर पूरे राजपूताना पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन बाबर के सामने अभी अफगानों की चुनौती बची हुई थी। अफगान फिर से आगे बढ़ रहे थे, बिहार से आगे आ चुके थे। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अवध तक आ गया। महमूद लोदी के पास बंगाल के सुल्तान की फौज भी थी। लोदी को रोकने के लिए बाबर घाघरा के किनारे पहुंच गया। युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को हराया और वो बंगाल भाग गया। बंगाल के सुल्तान ने बाबर को भरोसा दिया कि मुगलों के दुश्मन को पनाह नहीं देंगे। बाबर अब अफगानों के हमले की तरफ से निश्चिंत हो गया कि अब तो हमला होगा नहीं। घाघरा का युद्ध भारत में बाबर का आखिरी युद्ध था। बाबर ने भारत में 4 साल के दौरान 4 युद्ध किए। ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं या मैप अगर आप देख रहे हैं, काबुल से लेकर बिहार तक बाबर का राज था। हालांकि उत्तर भारत को वो पूरी तरह से जीत नहीं पाया था। लगातार युद्धों के कारण बाबर और उसकी सेना थक चुकी थी। ये जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, यहां काबुल से शुरू करके इधर बिहार तक, ये जो आप थोड़ा डार्क वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहां पर बाबर का राज था। 1530 में बाबर बीमार पड़ गया। बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को बादशाह घोषित कर दिया। दिसंबर 1530 में बीमारी के कारण बाबर की मौत हो गई। मतलब वो भारत में 4 साल रहा और युद्ध ही लड़ता रहा और लड़ते लड़ते उसका देहांत भी हो गया। और ये वो पहला बादशाह था जिसने जिहाद की शुरुआत भी की थी। तो मुगल सीरीज में बाबर का चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन कल फिर लौटूंगा तो मुगल सीरीज का एक और चैप्टर खोलूंगा, क्योंकि बाबर ही नहीं औरों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। आज के लिए न्यूज़ की पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।